फ्रेंड्स, आई एम विकास श्रीवास्तव और ये आपका थर्ड लेक्चर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सी 703B। तो आज अपन थर्ड लेक्चर की बात करते हैं। थर्ड लेक्चर के पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि इसके पहले अपन ने क्या क्या पढ़ा था और अभी क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं। तो अगर अपन बात करें पहले पढ़ने की, तो अपन ने करीब पहले क्या पढ़ा था, प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स पढ़े थे। प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट के बाद अपन ने पढ़ा था कि हमारे कौन कौन से बैलेंस करते हैं, हम कैसे अलग अलग क्वालिटीज़ को कैसे बैलेंस करते हैं, अपना प्रोजेक्ट को कैसे बैलेंस करते हैं। और फिर हमने लास्ट में सबसे अगर कोई चीज़ पढ़ी थी जो लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, तो अलग अलग फेज़ पढ़े थे हमने कि कौन कौन से फेज़ होते हैं। आज हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर अपन बात करें फील्ड के अंदर काम करने के लिए, तो फील्ड के हिसाब से हमारा आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक का नाम है स्टैक होल्डर मैनेजमेंट। स्टैक होल्डर मैनेजमेंट का मतलब क्या? तो स्टैक होल्डर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप अपने स्टैक होल्डर्स को कैसे मैनेज करते हो। अब क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज स्टैक होल्डर्स? स्टैक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टैक होल्डर्स मीन्स आपके जो भी किसी प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, या कहना चाहिए कि अगर डायरेक्ट अपन ग्रुपिंग में बात करें, तो ग्रुपिंग के हिसाब से जो आपके मैनेजर्स मतलब ओनर्स होते हैं, अपन अगर डायरेक्ट ग्रुपिंग में बात करें, तो जो आपके ओनर्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके प्रोजेक्ट स्टैक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। और इन स्टैक होल्डर्स में अगर अपन बात करें, तो स्टैक होल्डर के अंदर आपको कई चीज़ें पढ़नी है, देखनी है कि अपन उनको कैसे मैनेज करेंगे। क्योंकि अगर आप एक साइट के अंदर जाके बात करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए हुए टाइम स्टार्ट करते हैं। स्टैक होल्डर क्या होता है? स्टैक होल्डर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच you organize, monitor and improve your relationship with your stakeholders। क्या होता है कि इस स्टैक होल्डर मैनेजमेंट में हम अपने स्टैक होल्डर्स के साथ को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे मॉनिटर करते हैं और कैसे अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस पूरी होल प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? स्टैक होल्डर मैनेजमेंट बोलते हैं। इस स्टैक होल्डर मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं, जो अपन चीज़ें देखते हैं, तो उसमें जो स्पेशली पॉइंट्स होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं? तो उसके अंदर आपके स्टैक होल्डर को आइडेंटिफाई करने से लेके उसका एनालिसिस, उसके एक्सपेक्टेशंस, उसकी नीड्स, उसकी प्लानिंग, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसके एंगेज, उसको प्रोजेक्ट सबमिट करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एट द एंड उसको प्रोजेक्ट सबमिट करना, और लास्ट में उसका रिव्यू, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग करना। ये सारी चीज़ें जो आपकी होती हैं वो स्टैक होल्डर मैनेजमेंट के अंदर आती है। किसी भी स्टैक होल्डर मैनेजमेंट के अंदर अगर अपन एक प्रोसेस की बात करते हैं, तो उस प्रोसेस के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होता है? उनके इंटर रिलेशंस होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं, और आपके असेट्स होते हैं कि आप उनको कैसे यूज़ कर रहे होते हो। और यही बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। कभी भी स्टैक होल्डर मैनेजमेंट के लिए मैं अगर आपको एक समझाने के लिए कोशिश करूं कि मान लो कोई एक प्रोजेक्ट है जो किसी कंपनी ने उठाया, और वो कंपनी किसी दूसरी कंपनी को देती है, तो उसके साथ जो रिलेशंस होंगे, मतलब अल्टीमेटली जो एक ओनर है उसने अपना काम करने के लिए थर्ड पार्टी को दिया, या फिर मैं एक प्रोजेक्ट उठाऊं, फिर से मैं आज एक MPODC का ये प्रोजेक्ट उठाता हूं, तो MPODC के प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रोजेक्ट होगा वो किसका होगा? स्टैक होल्डर कौन होगा? MPODC होगा। वो जिस कंपनी को काम करने के लिए देगा वो कंपनी उसके साथ रिलेशंस बना के रखेगी। मतलब कुल मिला के कस्टमर और सप्लायर जैसा कंडीशन है। तो जो कस्टमर है वो स्टैक होल्डर है, और जो सप्लायर है वो कौन है? प्रोजेक्ट मैनेजर है, या कंपनी का एंड है जो वो कंपनी काम कर रही है, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। जब अपन आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उसकी अलग अलग प्रोसेस है। मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है इस चार्ट से। सबसे पहली जो प्रोसेस होती है वो क्या करते हैं? अपन स्टैक होल्डर को आइडेंटिफाई करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई स्टैक होल्डर। देन उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं? स्टैक होल्डर को एनालिसिस करते हैं, किस टाइप का स्टैक होल्डर है, अच्छा क्वालिटी का काम चाहता है, क्या चाहता है, कैसा रूड है, क्या क्या क्वालिटी हमको उसके साथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कैसे उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें देखते हैं।
तीसरा क्या होता है, स्टैक होल्डर की कुछ अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उसकी एक्सपेक्टेशन होगी कि भैया मेरे को काम क्वालिटी का मिलना चाहिए, टाइम से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, रिपोर्ट्स मेरे पास आनी चाहिए, कोई इशू हो तो उसका रजिस्टर बना हो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो फुलफिल हों। तो ऐसी सारी चीज़ें जो होती हैं वो किसके एंड की होंगी, स्टैक होल्डर के एंड की होंगी। तो स्टैक होल्डर की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको भी अपन क्या करते हैं, फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैक होल्डर के प्रति। स्टैक होल्डर को हम कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाज़ा कराएंगे उसको, तो हम उसको जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले थे, जो हमने उसके साथ कमिटमेंट किया था, वो हमने उसको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो वो हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने स्टैक होल्डर के प्रति होनी चाहिए। द लास्ट वन इज मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मीन्स व्हाट? मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मीन्स हमारे पास जो हमने उसको कमिटमेंट किया था, मान लो कभी भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले मैंने बताया था कि उसका एक ऑब्जेक्ट होगा। फिर ऑब्जेक्ट होने के बाद हम उसको काम करते हैं, एक टाइम फ्रेम के अंदर काम करने की कोशिश करते हैं। उसका कम्युनिकेशन डेटा बनेगा, उसमें आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, गैंट चार्ट बनाना पड़ेगा, कितने टाइम पे आप एक स्ट्रेटजी बनाओगे, कितने टाइम पे कंप्लीट करोगे, अलग अलग फॉर्मेट्स होंगे, उन फॉर्मेट को फिल करके डेली रिपोर्ट सबमिट करोगे, मंथली रिपोर्ट सबमिट करोगे, कॉस्ट कितना रहा, क्वालिटी कितनी रही, बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। अगर जैसे मैंने बात करूं, एकदम प्रैक्टिकली बात करूं, तो जैसे अभी एडीबी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें एडीबी स्पॉन्सर है, स्टैक होल्डर उसका जो है वो एमपीयूडीसी है, काम उसका एसएमसी कर रहा है, उसका उसकी क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी उसकी देख रही है, क्वालिटी मेंटेन कर रही है। तो उसमें कई तरह के डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ते हैं, क्वालिटी से लेकर हर एक चीज़, कितना बजट, कितना टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड में पूरा होना था, कितने टाइम पे पीरियड पे कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब सारी चीज़ें हम उसके अंदर जो है मेंशन करते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, आपका ये कहलाता है, आपका पूरा होल प्रोसेस कहलाता है आपका स्टैक होल्डर मैनेजमेंट। मतलब आप अपने स्टैक होल्डर को कितना सेटिस्फाई करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कोशिश करनी रहती है हमें बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, डिटेल पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्टैक होल्डर मैनेजमेंट के अंदर आइडेंटिफाई स्टैक होल्डर। कैसे आइडेंटिफाई करोगे अपने स्टैक होल्डर को? तो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? आइडेंटिफाई स्टैक होल्डर इज द फर्स्ट प्रोसेस of project communication management knowledge area and the part of the initiating process group. This process involves identifying and documenting all the stakeholders on the project, including their interest, impact, and the potential negative influence on the project. अगर सरल शब्दों में कहने की कोशिश करूं तो सबसे किसी भी प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट पॉइंट होगा अपने स्टैक होल्डर के लिए, वो क्या होता है? आइडेंटिफाई स्टैक होल्डर। मतलब मुझे सबसे पहले अपने आइडेंटिफाई करना है कि मेरा स्टैक होल्डर है कौन। कैसे पता चलेगा, क्या करना पड़ेगा? तो एक जो प्रोसेस होती है उसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंटिंग करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। उस डॉक्यूमेंटेशन से हमें पता चलता है कि हमारा जो स्टैक होल्डर है वो कौन है। ठीक है, उसके साथ जुड़ने के लिए अपन क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क प्लान करते हैं। अगर अपन आइडेंटिफाई करने की बात करें, है ना, उसके लिए क्या होता है कि एनालिसिस करते हैं कि उसकी एक्सपेक्टेशंस कैसी है, उसकी नीड कैसी है, वो क्या चाहता है हमसे। ये चीज़ें हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। एक प्रॉपर कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। कभी भी हम एक स्टैक होल्डर के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, उसको प्रॉपर रिपोर्ट करनी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो आपके पास आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं मन में कि भैया कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो पहला आपको पता होना चाहिए स्टैक आइडेंटिफाई स्टैक होल्डर का सबसे पहला पता चीज़ जो होनी चाहिए वो क्या है? हु आर योर स्टैक होल्डर। आपका स्टैक होल्डर है कौन? कौन है भैया? मैंने काम उठाया एमपीयूडीसी, तो मेरा स्टैक होल्डर कौन है? एमपीयूडीसी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर देयर की ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग। अब क्या होता है ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग? क्या है, क्या होता है, कुछ चीज़ें इंटरनल होती हैं, कुछ एक्सटर्नल होती हैं। हो सकता है कि किसी ने शेयर मार्केट में इन्वॉल्व किया हो, मतलब ये तो गवर्नमेंट की बात कर रहा था मैं, एमपीयूडीसी। कोई मान लो प्राइवेट सेक्टर पे बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है कि किसी कंपनी के अंदर 2 या 3 मालिक हों,
या स्टैक होल्डर है, कोई कंपनी है उसके अंदर वो 50% शेयर्स किसी और के हों और 25 किसी और के हों, तो उन 25 वाला की भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भैया इस बंदे का शेयर कितना है, उस बंदे का शेयर कितना है, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना कितना किसका कितना इन्फ्लुएंस है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें पता होनी चाहिए और ये आइडेंटिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला काम ही है हमारा आइडेंटिफाई करना कि हमारा स्टैक होल्डर है वो कितना इन्फ्लुएंसिव है वहाँ पर, उसकी कितनी चलती है, उसकी कितनी पावर है, ये सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला काम है हमारा, आइडेंटिफाई स्टैक होल्डर। आइडेंटिफाई स्टैक होल्डर को मैंने एक छोटे से ग्राफ में बताने की कोशिश की है कि हम कैसे पता करते हैं या क्या सबसे शुरुआत कहाँ से करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत जो इनपुट्स देना है, इनपुट और आउटपुट आप समझते होगे क्योंकि आप इंजीनियर हो, आपने पढ़ा है। इनपुट मतलब सबसे शुरुआत में देना, तो क्या देना, तो हमारे तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट चार्टर, सेकंड है प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट, और तीसरा है इंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर। क्या होती हैं तीनों चीज़ें? प्रोजेक्ट चार्टर मतलब हमने पहली क्लास में पढ़ा था प्रोजेक्ट चार्टर। प्रोजेक्ट चार्टर क्या होता है? एक आपका ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर स्टैक होल्डर, प्रोजेक्ट मैनेजर नेम, प्रोजेक्ट नेम, उसका कॉस्ट, उसका बजट, उसका टाइम फ्रेम, एक ही पेज के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाती हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट चार्टर। तो प्रोजेक्ट चार्टर से आपको क्या आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपके स्टैक होल्डर का क्या नाम है, पता चल जाएगा आपका हु इज योर स्टैक होल्डर। सेकेंडरी प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट। क्या होता है ये प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट? अगर सरल भाषा में कहना चाहें तो मतलब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मैं कहीं पे जाके अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री कराया, ज़मीन की रजिस्ट्री कराया तो पहले ज़मीन किसी और के नाम से, उससे मैंने आज खरीद ली, तो मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, एक रजिस्ट्री होगी जिसको बोलते हैं अपन रजिस्ट्रार के यहाँ जाके अपन कराते हैं, वो एक टाइप का प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट है। तो उस प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा रहेगा कि ये ज़मीन पहले इनकी थी, अब इनकी हो गई है, तो अब स्टैक होल्डर मैं हो गया हूँ। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल बताऊँ तो जब आप कहीं जाते हो, एक टेंडर लेते हो या कंपनी ने आपको टेंडर दिया, या कंपनी, एक बड़ी कंपनी ने मान लो टेंडर लिया, तो जिसने टेंडर लिया था उस कंपनी का नाम उस कागज़ के अंदर लिखा होगा। फिर आपने उससे मान लो काम ले लिया तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके अंदर जो है, जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो नाम लिखा रहेगा वो उस स्टैक होल्डर का रहेगा नाम। तो वो स्टैक होल्डर उसके लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा? स्टैक होल्डर को मेंशन करके रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उसका नाम कहाँ लिखा हुआ है, कैसे काम करेगा, क्या करेगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अपन देखते हैं कि इसमें जब अपन स्टैक आइडेंटिफाई करते हैं अपने स्टैक होल्डर को। दूसरा, आइडेंटिफाई करते समय स्टैक होल्डर को और कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं? तो दूसरा मैंने प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट बता ही दिया कि वो अपना बिडिंग और सबमिट के समय जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपका प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट कहलाता है। तीसरा जो रहता है वो आपका रहता है इंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर। इंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब कई टाइप में अलग अलग लेवल पे जो है वो हमें क्या बोलते हैं सॉरी, इंटरप्राइज लेवल मिलते हैं। इंटरप्राइज लेवल मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर को अफेक्ट करने वाले अलग अलग कंडीशन। आपने देखा होगा यूटिलिटी फैक्टर्स के अंदर क्या करते हैं हम, रेफरेंस लेते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं साइड में करवाने का काम जो होता है मेन स्टैक होल्डर का होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं जिसके रेफरेंस में वो कागज जाता है वो स्टैक होल्डर के रेफरेंस में ही जाता है ना। तो यहाँ तीन डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे हमको कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि हु इज योर स्टैक होल्डर। अब दूसरा एक लेवल पे आते हैं, तो दूसरा लेवल है टूल्स एंड टेक्निक्स। टूल्स एंड टेक्निक मतलब वो ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसका इनपुट के थ्रू अपन हेल्प करके अपना आगे बढ़ेंगे, कौन सी टेक्निक्स हैं? तो अपने पास कुछ टेक्निक्स हैं। टेक्निक है पहली स्टैक होल्डर एनालिसिस। आप जाके अभी इसके बाद अपन अगली प्रोसेस जो पढ़ने वाले हैं वो स्टैक होल्डर एनालिसिस ही है। स्टैक होल्डर एनालिसिस मतलब क्या होता है कि अपन जाके किसी भी स्टैक होल्डर को अपन क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस क्या करेंगे? तो अपन ये कोशिश करेंगे कि ये लोग कौन है, आइडेंटिफाई करेंगे। फिर दूसरा अपन ये देखेंगे कि भैया वो उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है। फिर अपन ये देखेंगे कि उनका इंटरेस्ट कैसा है। फिर अपन कोशिश करेंगे कि उनका इन्फ्लुएंस कैसा है, ग्रुप में इन्फ्लुएंस है या सिंगली इन्फ्लुएंस है।
वो अलग अलग लेवल पे अपन इसको देखेंगे, इसको अभी अपन आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इसकी भूमिका सिर्फ कितनी है कि उसका एनालाइज करना। दूसरा, एनालाइज कैसे करोगे? तो एक होता है एक्सपर्ट जजमेंट। मान लो कि मेरे को बड़ा अनुभव है, मैंने 10 साल जाके एक साइट के अंदर 20 साल काम किया है, और 20 साल में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मान लो काम करके आया हूँ। तो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अगर मैं कहीं काम करके आया हूँ तो मेरे को क्या पता होगा कि सामने वाला बंदा आया, वो उसको मैं जज करूँगा, मेरे कुछ पैरामीटर्स होंगे, किस बेसिस पे जज करूँगा? उसके बात करने का तरीका, वो क्वालिटी, उसका कॉन्फिडेंस, उसका बिहेवियर रूड है, बजट के मामले में कैसा है, कैसे रिलीज कर रहा है। तो एज पर एक्सपर्ट जजमेंट जो है मैं कहीं ना कहीं बता दूंगा कि यार स्टैक होल्डर ऐसा है। और तीसरा होता है मीटिंग्स के थ्रू अपन मिलते हैं, मीटिंग्स में भी बहुत सारी चीज़ें बातें होती हैं, सेम लेवल के लोग भी मिलते हैं तो आपस में डिस्कस करते हैं। तो वहाँ से अपने को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपका स्टैक होल्डर वो कैसा है। ठीक है। अब स्टैक होल्डर के इनपुट और टूल टेक्निक से अपने को क्या पता चलेगा कि आउटपुट क्या निकलने वाला है? आउटपुट ये निकलने वाला है कि हमारा अब तैयार हो जाएगा स्टैक होल्डर रजिस्टर और स्टैक होल्डर मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी। जैसा हमारा स्टैक होल्डर होगा उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। भैया बहुत रूड है तो क्या करोगे? मैनेज तो करना ही है, उसके साथ थोड़ा पोलाइट वे में बात करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे। डॉक्यूमेंट्स उसको पूरे चाहिए भैया, कोई भी हो, कोई भी डॉक्यूमेंट कम नहीं पड़ने चाहिए, हमें उतनी मेहनत करेंगे। वो सारी जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी नेसेसिटी है, जो उसकी नीड्स है, जो उसकी एक्सपेक्टेशंस है, वो सब कुछ फुलफिल करते हुए हम अपनी क्या बनाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी किसी स्टैक होल्डर की जो रिक्वायरमेंट होती है उनको फुलफिल किया जाता है तो हमारे पास अल्टीमेटली आउटपुट क्या निकल के आया कि एक स्टैक होल्डर रजिस्टर बनाना, दूसरा स्टैक होल्डर मैनेजमेंट के लिए अपने को क्या करना, स्ट्रैटेजी बनाना। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट आ जाता है दैट इज स्टैक होल्डर एनालिसिस। स्टैक होल्डर एनालिसिस क्या होता है अपना? तो आप देखोगे कि इसके अंदर a stakeholder analysis is a process of identifying these people before the project begin, grouping them according to their levels of participation, interest, influence in the project, and determining how the best to involve and communicate each other। अभी मैंने शुरू में ही बताया कि कभी भी कोई प्रोजेक्ट जो शुरू होने वाला होता है उसमें सबसे पहले अपने स्टैक होल्डर को आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी क्या करना, ये देखना कि वो भैया कितना इन्वॉल्व है, उसका इन्फ्लुएंस कैसा है, वो कितना पार्टिसिपेट करता है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, वो कितना इन्वॉल्व रहता है, कितना कम्युनिकेट करता है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं मन में जिसको अपने को शॉर्ट आउट करना चाहिए अगर इस लेवल को क्रॉस करना है तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टैक होल्डर ग्रुप इंटरेस्ट। ग्रुप में जो है स्टैक होल्डर का कैसा इंटरेस्ट है। दूसरा, अपने को वो अपना जो है कितना इफेक्ट डालता है उस लेवल पे, उसकी क्या भूमिका है, मतलब उसका कितना इन्फ्लुएंस है। थर्ड वन इज व्हाट द इन्फ्लुएंस दे कुड हैव, उसका कितना इन्फ्लुएंस है। एंड द लास्ट वन इज कि उसकी जो प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उसकी नीड क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उसके इश्यूज क्या हैं, इन सारी चीज़ों को क्लियर करना। तब वो जाके आपको क्या करेगा, इम्प्रेस होगा आपसे, तब आपके साथ काम करना चाहेगा। तो आप भी उसके साथ काम करना चाहोगे तो आप उसको प्रॉपर एनालाइज करोगे। तो कहीं ना कहीं 4 क्वेश्चंस के दम पे आप जो है ये क्लियर कर लोगे कि उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप उसका एनालिसिस कर पाओगे कि कैसा हमारा स्टैक होल्डर है। नेक्स्ट इज मैनेज स्टैक होल्डर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है। अब अगर आप मैनेज करते हो अपने स्टैक होल्डर एक्सपेक्टेशंस को, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, तो मैंने बड़े छोटे फॉर्म में निकाल की कोशिश की है कि जो हमारा एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्या क्या हैं। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो हमारी फर्स्ट लेवल जब हम आइडेंटिफाई कर रहे थे वहाँ पे जो हमारा आउटपुट निकल के आ रहा था वो थर्ड स्टेज पे एक्सपेक्टेशंस में हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। मतलब अब हमने उसके साथ काम करना शुरू कर दिया।
काम शुरू कर दिया तो मतलब अब स्टैक होल्डर की कुछ जो एक्सपेक्टेशंस रही होंगी, जो हमने उसको प्रॉमिस किया होगा, या आज उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है काम शुरू करने के पहले, या उसको क्या चाहिए, वो हमको उसको क्या कराना पड़ेगा, अवेलेबल कराना पड़ेगा। तो क्या क्या अवेलेबल कराना पड़ेगा? स्टैक होल्डर रजिस्टर, अभी बताऊंगा क्या होता है। स्टैक होल्डर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, ये भी मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, ये दोनों पॉइंट जो है आउटपुट निकल के आए थे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, ये भी डिस्कस किया है मैंने आपसे, जब मैंने आपको पढ़ा रहा था। अलग अलग फेज होता है, पहले इनिशिएशन होता है, फिर प्लानिंग होता है, लेक्चर नंबर 2 के अंदर अपन ने पढ़ा था। तो वही प्लानिंग के बारे में है कि कोई भी काम करने से पहले अपन उसकी क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। जब प्लानिंग करते हो तो क्या करते हो, अपने को पता होता है कि आज नहीं भैया मेरे को फाउंडेशन बनाना है, 10 दिन में फाउंडेशन बनाना है, तो उसका मैं प्लान कर लूँ कि क्या 10 दिन में कैसे करूँगा। 2 दिन गड्ढे खुदवाऊँगा, 2 दिन ड्रेसिंग कराऊँगा, फिर एंगल बंधवाऊँगा, फिर कंक्रीटिंग कराऊँगा। तो मेरे को पता होना चाहिए कि मैं कौन सा काम कितने कितने दिनों में करूँगा। उसका प्रॉपर एक प्लान बना के रखते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बोलते हैं। द नेक्स्ट इज इशू। इशू लॉग क्या होता है आपका? मान लो अपन कहीं भी काम कर रहे हैं, कई टाइप के इश्यूज आते हैं। हो सकता है कि वो स्टैक होल्डर के एंड से इश्यूज आ रहे हैं, या फिर अपन जहाँ पे लोगों के बीच में काम कर रहे हैं वहाँ पे लोकल लेवल पे इनके इशू हैं। हर इशू के लिए अलग अलग बंदे होते हैं जो उसको क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। तो हर एक इशू को आइडेंटिफाई करना, इशू को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको ट्रैक करना, ट्रैक करने के बाद उसको रिजॉल्व करना, और किस लेवल पे जाके रिजॉल्व होगी, इन सारी चीज़ों को जब अपन तैयार करके एक क्या बनाते हैं, एक रजिस्टर बनाते हैं, या एक टेम्पलेट बनाते हैं, या फिर जो भी कहें, अपन एक फॉर्मेट बनाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, इशू लॉग बोलते हैं, या इसी को इशू रजिस्टर भी बोलते हैं। चेंज लॉग क्या होता है? चेंज लॉग आपका कुल मिला के एक ऐसा लॉग है जिसके अंदर क्या होता है, अलग अलग कम्युनिकेशन लेवल होते हैं लोगों के। कम्युनिकेशन लेवल मतलब अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या होगा, लोग काम करेंगे। तो वहाँ पे कैसे चेंजेस आते हैं, क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसको अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है। और अगर सरल भाषा में बोलना चाहें तो चेंज लॉग इज अ लॉग और रिकॉर्ड फॉर ऑल नोटेबल चेंजेस मेड ऑफ अ प्रोजेक्ट। जो भी चेंजेस आते हैं, द प्रोजेक्ट इज ऑफन टू बी अ वेबसाइट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, और एनी चेंज लॉग यूजुअली इंक्लूड द रिकॉर्ड ऑफ चेंज सच एज बग्स, स्पाइक्स, न्यू फीचर्स एक्सेट्रा। तो जो भी चेंजेस आते हैं उसको अपन क्या करते हैं, उसमें मेंशन करते हैं। जैसे मान लो आपने डिजाइन नहीं करा है, उसके अंदर अब कुछ चेंज आए, तो आप चेंज लॉग के अंदर उसको मेंशन करोगे, है ना। इसी तरह एक लास्ट चीज होती है, दैट इज अ ऑर्गेनाइजनल प्रोसेस असेट। ये क्या होता है आपका? तो ये जो ऑर्गेनाइजनल प्रोसेस असेट्स होते हैं, इसमें क्या होता है आपका, मेनली अपन ये देखते हैं जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। जैसे अभी मैं बता ही रहा था कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अपन क्या करते हैं कि जैसे यूटिलिटी के काम करते हैं। तो यूटिलिटी के काम करते समय क्या होता है कि कई बार प्रॉब्लम आती है ना। कई बार प्रॉब्लम आती है तो अपन क्या करते हैं कि उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि भैया यहाँ पे कैसे निकलेगा, क्या करना पड़ेगा। तो उसकी एक प्रॉपर क्या होती है, पॉलिसी होती है, और उसको अपन एक प्रोसेस में जो है लेकर जाते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, उस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को अपन कैसे चेक करते हैं, उस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए अपने पास अलग अलग क्या रहते हैं, गाइडलाइंस होती हैं। उन गाइडलाइंस के थ्रू ही अपन एक क्या करते हैं, काम करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोसेस अपना जो है ऑर्गेनाइजनल प्रोसेस असेट बोलते हैं। ये मेनली जो है, अगर इसको कहना चाहिए तो हमें पता होना चाहिए कि एंटरप्राइजेज एनवायरमेंटल फैक्टर, अभी मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड होता है। अपन इसको क्या करते हैं, अलग अलग लेवल पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट इन्फ्लुएंसेस होते हैं उसके लिए दोनों फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेनली आपका ओपीए है, मतलब ऑर्गेनाइजनल प्रोसेस एसेट, उसमें दो चीज़ें होती हैं, दैट इज प्रोसेस डायरेक्टिव और प्रोसीजर्स, और उसके अलावा दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है बिजनेस नॉलेज बेस। आपका क्या है कि वो कैसा है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के ही अपन क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। अब इसके अंदर कुछ अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जो अपन फॉलो करते हैं। तो टेक्निक कौन कौन सी हो सकती है, दैट इज द कम्युनिकेशन मैथड। कम्युनिकेशन मैथड क्या होता है,
कम्युनिकेशन मेथड के अंदर अपन क्या करते हैं, अलग अलग लेवल पे बातचीत करने के लिए मिलने वाले लोग बनाते हैं। जैसे मान लो मेरे को साइट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो साइट इंजीनियर किससे बोलेगा, अपने सीनियर इंजीनियर से, सीनियर इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर से, प्रोजेक्ट मैनेजर स्टैक होल्डर से। अब हो सकता है कि वहाँ पे स्टैक होल्डर्स के अंदर भी अलग अलग लोग हों, ग्रुपिंग में हों या सब ग्रुपिंग में हो, तो उनसे बात करने के लिए प्रॉपर एक चार्ट बनेगा कि कौन सा बंदा किससे बात करेगा। तो दैट इज योर कम्युनिकेशन मैथड। द सेकेंड इज इंटरपर्सनल रिलेशंस और इंटरपर्सनल स्किल्स। ये आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि आपके रिलेशंस कैसे हैं, पर्सनल रिलेशंस कैसे हैं, उस लेवल पे आप बातचीत करते हो। एंड द थर्ड वन इज मैनेजमेंट स्किल। मैनेजमेंट स्किल्स मतलब मैनेजमेंट के अंदर अपन बहुत सारे लेवल पे बात करते हैं, जहाँ पे एक बजट के लिए भी बात होती है, टाइम फ्रेम के लिए भी बात होती है, लोगों के बात करने का तरीका भी अलग अलग होता है। इसके लिए हालांकि अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर कैसी कैसी स्किल्स होनी चाहिए, है ना, जब वो स्टैक होल्डर्स के साथ डील करता है तो वो कैसे मैनेज करता है। तो इस मैनेजमेंट स्किल को अपन डिटेल में पढ़ेंगे उस यूनिट के अंदर। आगे बढ़ते हैं, उससे आउटपुट क्या आया अपना, तो अपने पास आउटपुट ये आया है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल आपके पास प्रोसेस एसेट्स होते हैं, वहाँ पे जो आपका कागज बनना है वो अपडेट लिस्ट आपके पास आ गई। दूसरा, जो चेंज लॉग के अंदर जो प्रोसेस आई थी, मान लो जो भी चेंजेस हमने किए थे उसका भी हमने एक चेंज रिक्वेस्ट दी थी, वो रिक्वेस्ट होके आ गई, तो उसको भी डॉक्यूमेंट के अंदर मैनेज करना। तीसरा, आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट है या नहीं है। प्लान अपडेट का मतलब क्या है कि आपने ये प्लान किया था कि इस काम को मैं इतने दिनों में पूरा कर लूँगा, तो आपने उस काम को इतने दिनों में पूरा कर लिया या नहीं कर लिया, या अभी भी करना बाकी रह गया। मतलब आप क्या करते हो, जैसे मान लो आपका स्टैक होल्डर है, उसको कुछ एक्सपेक्टेशंस थी कि ये बंदा ये काम इतने दिन में कर देगा, तो आप उसको रिपोर्ट सबमिट कर रहे हो कि नहीं, डेली रिपोर्ट सबमिट कर रहे हो, मंथली कर रहे हो, वीकली कर रहे हो, जो काम करने का प्रॉमिस आपने जितने दिन में किया था वो कर रहे हो या नहीं। तो वो जो प्लान रिपोर्ट है वो प्रॉपर उसके पास जाती है। उसके अलावा प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स भी उसके पास भेजते हैं अपन। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने बताया था कि चाहे वो क्वालिटी से रिलेटेड हो, कॉस्ट से रिलेटेड हो, टाइम से रिलेटेड हो, ये सारे प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट जो है वो जाती है, जो कहीं ना कहीं अपने को आउटपुट के रूप में मिलती है, किसमें, जब अपन मैनेजमेंट स्टैक होल्डर पढ़ते हैं। अब क्या है, कुछ चीज़ें मैंने आपको बोला था कि मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, वो चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें पहला मैंने बोला था स्टैक होल्डर रजिस्टर। क्या होता है स्टैक होल्डर रजिस्टर? अ स्टैक होल्डर रजिस्टर इज अ प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट that has information about the project stakeholder. It identify the project group and organization that have any interest in the work and outcome. You can find the following formation of stakeholder registers, जिसके अंदर नेम, टाइटल, रोल, इंटरेस्ट, पावर, रिक्वायरमेंट, एक्सपेक्टेशंस एंड टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस। मैंने बताया था कि ये जो स्टैक होल्डर रजिस्टर होता है वो अपने को जनरली कहाँ मिलता है, थर्ड स्टेज पे आके मिलेगा, या आउटपुट मिलता है अपने को फर्स्ट स्टेज पे। मतलब जैसे ही हम आइडेंटिफाई करते हैं, हमको एक आइडेंटिफाई करने पे क्या मिलता है, एक स्टैक होल्डर रजिस्टर मिलता है। इस स्टैक होल्डर रजिस्टर के अंदर अपन क्या करते हैं, हर एक बंदे का एक, मतलब नाम तो हो गई, नाम लिखते हैं, नाम के बाद उसका टाइटल लिखते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वहाँ पे उसका इंटरेस्ट कहता है कैसा है, उसका इन्फ्लुएंस कैसा है, उसका पावर कितना है, उसकी ज़रूरत हमें कितनी है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस कैसा है उसका। तो हर एक चीज़ हम एक क्या करते हैं, कागज़ के अंदर मेंशन करते हैं, एक रजिस्टर के अंदर मेंशन करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैक होल्डर रजिस्टर बोलते हैं। और इस स्टैक होल्डर रजिस्टर को मैंने आपके लिए लेकर भी आया हूँ कि आप इसको देख पाओ कि कैसा दिखता है। अगर आप 1 और 2 दोनों में ही देखेंगे तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जैसे स्पॉन्सर मतलब आपका स्टैक होल्डर, पहले वाले में आप देखोगे तो उसका क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, उसकी कैटेगरी लिखी हुई है, इंटरनल है, इंटरेस्ट उसका कैसा है, एकदम हाई है, इन्फ्लुएंस कैसा है उसका, हाई है, एक्सपेक्टेशंस उसकी कैसी है कि आप कैसे काम करो, और वो जो है उसका कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट भी किस लेवल पे होगा, तो सारा कुछ उसका मेंशन है। इसी तरह अगर आप देखोगे कि प्रोजेक्ट लीडर है, या प्रोजेक्ट लीडर के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर के बाद अलग अलग लेवल पे अगर बात करेंगे पीएमओ और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अपन बात करते हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टैक होल्डर रजिस्टर के अंदर जो मेंशन होता है। और आप ये मेंशन करने से अपने को क्या एक नज़र में पता चल गया कि ये स्टैक होल्डर कैसा है और उसका इन्फ्लुएंसिव पावर क्या है।
ठीक है, हमें उसको कैसे टैकल करना है वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज स्टैक होल्डर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी कैसी बनानी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो स्ट्रैटेजी बनाते हुए हमेशा दो चीज़ें दिमाग में रखना चाहिए। पहली चीज़ है हाउ टू इंक्रीज योर सपोर्ट एंड हाउ टू डिक्रीज योर नेगेटिव इम्पैक्ट। क्या होता है कि कभी भी हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि हम जिससे क्या करें, स्टैक होल्डर को सपोर्ट कर सकें, उसका अधिक से अधिक सपोर्ट ले सकें, और हमारे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब कई बार क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, उस रिस्क मैनेजमेंट को कैसे डिडक्ट कर सकते हैं, उसमें जो हमारा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको कैसे कम कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम क्या करते हैं, देखते हैं। और इन दोनों चीज़ों को देखने के लिए स्ट्रेटेजी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, हमेशा जो उस पर फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो हमेशा पावर और इन्फ्लुएंस, दो चीज़ें इफेक्ट करती हैं। मान लो कोई व्यक्ति जो है उसका किसी कंपनी के अंदर बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है और बहुत अच्छी पावर है उसकी, तो वो क्या करेगा, आपको ऐसी चीज़ में बहुत ज़्यादा, आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ, एक मिनट में एक ग्राफ के अंदर आपको दिखाता हूँ तो आपके समझ में आएगा कि अगर कहीं पावर और इन्फ्लुएंस दोनों ही ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, उसको मैनेज करना है, बहुत क्लोजली मैनेज करना है। अगर वो जस्ट उसके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है लेकिन पावर कम है तो आपको जस्ट उसको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। अगर वो इंटरेस्ट कम है लेकिन पावर उसकी बहुत ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, उसको कीप सेटिस्फाई, उसको सेटिस्फाई तो आपको करना ही है। और जो पावर भी कम है, जहाँ पर उसका इंटरेस्ट भी कम है, तो उसको जस्ट उसको मॉनिटर करना है, मतलब उसको आपको जस्ट बताना है कि सर ये वाली रिपोर्ट यहाँ तक पहुँची, ये रिपोर्ट यहाँ तक पहुँची, वो खुद मॉनिटर ही करेगा, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेगा। तो ये अपने को क्या है, इस आधार पे अपन क्या करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हमें कैसी स्ट्रैटेजी बनानी है एज पर स्टैक होल्डर। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था लेकिन फिर भी मैंने इसको छोटे से फॉर्म में आपके लिए लिख दिया है। अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, a project management plan is a formal document that define how to a project is going to carried out. It outlines the scope, goals, budget, timeline and the deliverable of a project, and it's essential फॉर कीपिंग अ प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक। मतलब कुल मिला के अपने क्या रहता है, इसमें जो देखने वाली चीज़ रहती है वो ये रहती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि फर्स्ट स्टेज में अपन क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं। इनिशिएट करने के बाद हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि हम अपने प्रोजेक्ट को कैसे प्लान करेंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे, एंड तक कैसे लेके जाएंगे, कौन कौन से स्टेप से हम निकलेंगे, कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, बजट कितना इफेक्ट करेगा, टाइम फ्रेम कितना इफेक्ट करेगा, क्वालिटी कितनी इफेक्ट करेगी, हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, कौन कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस आएंगी, ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल होगा या नहीं होगा, मटेरियल अवेलेबल होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें प्लान को कहीं ना कहीं क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, और इन चीज़ों को हम कंसीडर भी करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज इशू लॉग। ये भी मैंने अभी आपको बताया था। इशू लॉग के अंदर अपन क्या करते हैं कि जो इशू रजिस्टर भी अपन उसको बोल सकते हैं, अपन कोई भी अगर इशू है उस इशू को क्या करते हैं, अपन कम से कम करने की कोशिश करते हैं, उसको प्रॉपर ट्रैक करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करने के लिए अलग अलग लेवल हो सकते हैं तो उनको अलग अलग लेवल तक भेजते हैं, और हर एक इशू को अपन क्या करते हैं, शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड इशू लॉग। और इशू लॉग को भी मैंने थोड़ा छोटा सा दिखाने की कोशिश किया। आप यहाँ देखोगे इशू मैनेजमेंट लॉग है आपके सामने, और इसके अंदर आपको दिख रहा है कि किस टाइप का इशू है, उसका कोड क्या है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, किस लेवल पे वो शॉर्ट आउट होगी और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। ये सारी चीज़ें हम इशू लॉग के अंदर मेंशन करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर कब, कौन, कहाँ से, तो पहला अपन ने पढ़ा कि आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, फिर उसकी एक्सपेक्टेशंस देखते हैं, फिर एक्सपेक्टेशंस के बाद क्या होती है, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हु इज़ विद इन द कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज़, ग्रुप है, सब ग्रुप है, किस लेवल पे आपका स्टैक होल्डर है और कितना उसको रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसकी हर एक एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, और उसकी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मेंशन करते हैं। ठीक है, उसके अंदर दूसरा होता है एनी ओवरलैपिंग ऑफ द एक्टिविटी दैट प्रेजेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर कोलैबोरेशन। कहीं पर कोई ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही है,
अगर हो रही है तो किस लेवल पे हो रही है, ये हमें जो है पता होना चाहिए। हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या होता है, ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी एक्टिविटी पे क्या है कोलैबोरेशन हो रहा है या ओवरलैपिंग हो रही है, कहाँ पर कौन सी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। तो ये हमें रिस्पॉन्सिबल होके पता होना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट आज के जो इस लेक्चर की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 2 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना चाहिए। हमने अगर किसी थर्ड पार्टी को ये विश्वास दिलाया है कि हम किस तरह का काम करेंगे, तो वो काम को देना, उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग करना, उसको क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है, हाउ विल बी द एक्टिविटी एंड रिजल्ट बी कैप्चर्ड, ट्रैक एंड रिपोर्टेड। आप हर एक एक्टिविटी को कैसे कैप्चर करते हो, ट्रैक करते हो और कैसे उसकी रिपोर्ट करते हो, चाहे वो वीकली रिपोर्टिंग हो, चाहे वो डेली रिपोर्टिंग हो, चाहे वो मंथली रिपोर्टिंग हो, चाहे वो कॉस्ट की हो, चाहे वो टाइम फ्रेम की हो, चाहे वो बजट से रिलेटेड हो। हर एक एक्टिविटी को आप मॉनिटर करते हो और कैसे पहुंचाते हो, ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हाउ एंड व्हेन अपडेट द प्लान एज द सिचुएशन इज डायनेमिक एंड इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटी माइट बी चेंजेस ओवर टाइम। तो ये भी चीज़ आपको क्या है कि अगर चेंज हो रहा है, कितना एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करना है, अगर चेंजेस आ गए तो एज पर सिचुएशन हम जो है उसको क्या करते हैं, अपडेट करते रहते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे और कितना हमें अब प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी। कुल मिला के ये पूरी जो हमने ये पूरा टॉपिक पढ़ा स्टैक होल्डर मैनेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्रैक्टिकली और फील्ड वर्क से रिलेटेड। कभी भी आप फील्ड के अंदर काम करोगे तो आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। अगर इसके अंदर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैंने इस स्लाइड के अंदर आपके लिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया है, अपनी मेल आईडी मेंशन की है। कोई भी डाउट है आप मुझे अपनी प्रॉब्लम जो है वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।